हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 12 साइकोलॉजी जो कि मार्च 5 को पेपर हुआ था उसकी। ठीक है, तो आज इस पूरे के पूरे वीडियो में हम कवर करेंगे द एंटायर पेपर जो आया था बोर्ड एग्जाम्स में और विद सॉल्यूशंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप थे और स्टार्ट करते हैं हम 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेहा ऑलवेज स्कोर वेल इन स्कूल असेसमेंट एंड इज अप्रिशिएटेड फॉर हर sharp critical ability, reasoning and analytical thinking. Which form of intelligence is she mostly like to demonstrate? देखो यहाँ से मैंने आपको बताया भी था, एक क्वेश्चन पक्का इंटेलिजेंस से आएगा और वहां से एक क्वेश्चन आया भी है जिसमें बेसिकली यही बात बोली है कि नेहा एक अच्छी बच्ची है, हमेशा अच्छे नंबर लेती है, शार्प क्रिटिकल थिंकिंग है। तो किस तरीके का इंटेलिजेंस है? सो इट विल बी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो कि बात करते हैं एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टीचर है, उसने नोट किया कि एक बच्चा है जिसे वो पढ़ाती है, वो काफी काम और काफी रिस्पेक्टफुल होता है। ठीक है, लेकिन वो अभी रिसेंट में काफी एग्रेसिव हो चुका है ग्रुप एक्टिविटीज के टाइम पे। ओके, सो शी कंसिडर वेदर दिस बिहेवियर माइट बी ड्यू टू पीयर प्रेशर एंड क्लासमेट डायनामिक्स। यानी कि या तो उसको अपने दोस्तों के साथ रह के जो भी प्रेशर फील होता है उसकी वजह से था, या फिर क्लासरूम डायनामिक्स की वजह था, रेदर देन स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी। मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है बट वो बिहेव कर रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो विच अप्रोच इज टीचर फॉलोइंग? तो ये कौन सी अप्रोच है? तो इस तरीके की अप्रोच को बोलते हैं निज्म। सो आंसर विल बी सिचुएशनिज्म। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है बिहेवियर को इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि अगर किसी इंसान का बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स या सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उसे हम बोलते हैं सिचुएशनिज्म। नेक्स्ट इज, रोहन फेल्ड इन एन important exam. Instead of accepting that he did not prepare well, he insisted the teacher was biased. यानी उसने अच्छे से खुद प्रिपरेशन नहीं की एग्जाम की, बट उसने ये बोला कि टीचर जो है वो भेदभाव कर रही है। विच डिफेंस मैकेनिज्म रोहन इज यूजिंग? तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म रोहन यूज कर रहा है? इसे हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन, जिसमें कि इज गिविंग अ सोशल एक्सेप्टेंस एक्सप्लेनेशन टू जस्टिफाई हिज फेलियर। यानी वो फेल हुआ है ना, उस चीज को लोग माने कि भाई उसमें उसकी गलती नहीं है, सामने वाले इंसान की गलती है। ये चीज रियलाइज कराने को हम बोलते हैं रैशनलिज्म, रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज मीरा ऑलवेज फेल्ट लेफ्ट आउट। ठीक है, मीरा है वो हमेशा लेफ्ट आउट फेल्ट करती है एंड लो एंड इनकम्प्लीट एज अ चाइल्ड बिकॉज हर एल्डर सिबलिंग वर मोर सक्सेसफुल। यानी उसके जो बड़े भाई बहन है वो जो है वो काफी सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू दम, तो वो अपने आप को क्या सोचती है कि वो काफी लेफ्ट आउट फील करती है, मतलब बिल्कुल अलग फील करती है एज कम्पेयर टू उन लोगों से। ठीक है, नाउ शी वर्क्स एक्सट्रीमली हार्ड टू बी द बेस्ट इन एवरी टास्क। तो वो क्या कर रही है? वो अपने ऊपर पूरा प्रॉपर काम कर रही है ताकि वो सबसे अच्छा काम कर सके, कोई भी अगर उसे काम दिया जाता है तो अकॉर्डिंग टू एडलर, ये जो बिहेवियर है ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये बताता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें एडलर ने कहा था कि फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी में लीड्स टू अ पर्सन टू ओवर कम्पनसेट एंड स्ट्राइव एक्सेसिव फॉर सुपरियोरिटी। मतलब वो अपने आप को दिखाने, अपने आप को बेस्ट करवाने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालती है। क्यों? क्योंकि उसको डर है, दैट्स वाई, क्योंकि वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, अनन्या इज नॉन इन स्कूल फॉर ऑनेस्टी। अनन्या जो है वो अपने स्कूल में सच्चाई के लिए जानी जाती है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो वो हमेशा सच बोलती है। तो एलपोर्ट जो है उनके अकॉर्डिंग बताओ ये कौन सा ट्रेट है? तो ये जो ट्रेट है इसका नाम होता है कार्डिनल ट्रेट। ठीक है, कार्डिनल ट्रेट जो होता है वो इतना डोमिनेंट होता है कि वो इंसान के बिहेवियर में प्रॉपर आपको नजर आने लग जाता है। नेक्स्ट इज, विच कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन बेंड्यूराज सोशल लर्निंग थ्योरी? तो आपको बताना था बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी वो किस पे बेस्ड थी? तो ये सोशल एफिशिएंसी पे, यानी कि पर्सनल बिलीफ पे, कि एक इंसान अगर बिलीव करेगा तो वो चीज वो सक्सेसफुल हो सकता है लाइफ में, इसके ऊपर बेस्ड थी। नेक्स्ट वॉज क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग आपको दिया हुआ था, इसमें बोला था कंटिन्यूड एक्सपोजर टू सेम स्ट्रेस और एडिशनल स्ट्रेस drains the body of its resources. Mental exhaustion appears in form of irritability, anxiety, helplessness, and hopelessness. Presence of nauseous
स्टिमुलेशन। अब आपको यहाँ पे और दूसरे साइड में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम दिए थे, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ जिसमें बात की है कंटिन्यूस एक्सपोजर टू, मतलब आप कंटिन्यूसली सेम स्ट्रेस जो है और इवन उससे भी ज्यादा स्ट्रेस आपके में आया जा रहा है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? सो द फर्स्ट ऑप्शन वाज रेसिस्टेंस, सेकंड वाज एग्जॉशन। तो वो क्या कॉज करेगा? एग्जॉशन कॉज करेगा, स्ट्रेस से आप क्या करेंगे? थकेंगे ज्यादा। नेक्स्ट इज मेंटल एग्जॉशन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इरिटेबिलिटी, यानी मेंटल एग्जॉशन जो आप मेंटली थक रहे हो वो एंजाइटी, हेल्पलेसनेस, होपनेस, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, उन सब में आपका दिखाई देगा, तो उसे आप क्या बोलते हो? बर्नआउट, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्नआउट, बेसिकली वो होता है कि आप पे स्ट्रेस या आपका इमोशन इतना ज्यादा मेंटली इफेक्ट कर चुका है कि अब वो आपके बिहेवियर में नजर आने लगे। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ नॉक्शियस स्टिमुलस और स्ट्रेसर लीड टू एक्टिवेशन ऑफ एडर्नल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम एंड रिलीज ऑफ हार्मोन। तो ये किस केस में? इसे हम बोलते हैं अलार्म की सिचुएशन। फोर्थ इज द बॉडी cautiously use its resources and make efforts to cope with the threat, यानी डर के साथ उसको डील करने के लिए आपकी बॉडी कॉप करती है, तो उसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, मतलब रोकने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है व्हाइट ब्लड सेल्स को आप और क्या बोलते हो बेटा? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम में रहते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन बॉडीज को सच एज वायरस, तो इन्हें बोलते हैं एंटीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस। जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होता है, यानी कि आप जो देखते हो, सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, वो जो होता है वो बेसिकली आपको हेल्प करता है किसमें? स्ट्रेस मैनेजमेंट में, बाय यूजिंग इमेजिनेशन एंड मेंटल इमेजिनरीज, ठीक है। ये बात इन्होंने बोला है कि ये बिल्कुल सच बात है कि क्रिएटिविटी आपको हेल्प करती है। जैसे आप कभी स्ट्रेस में होते हैं, आपने सुना होगा भी सोनाक्षी सिन्हा के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं तब भी स्ट्रेस्ड होती थी तो मैं पेंट करती थी, ठीक है। सो ये जो है ये क्या करता है? ये आपके स्ट्रेस को बेसिकली रिलैक्स करता है। रीजन इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन द माइंड इज क्वाइट, the body is relaxed and the eyes are closed, as this minimize distraction and enhance focus। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि आप अगर मैं बात करूं कि आपके स्ट्रेस लेवल को या मैनेज कम करने में क्या हेल्प करता है, तो इट विल बी इजी कि अगर आप बहुत ही काम माइंड से करो, शांत से, आंखें बंद करके, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके करो। सो इट विल बी बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। डैश इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय widespread impairment in social interaction and communication skill and stereotype pattern or belief, interest and activity, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज योर फ्रेंड फेल्ड an important test, you sit with her and listen to his or her feelings and try to understand the experience without judgment, ठीक है। आप उसको विदाउट जजमेंट क्या कर रहे हो? उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। सो आपको बताना है कि ये कौन सी क्वालिटी होती है बेटा। तब हम किसी और की सिचुएशन को समझते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एम्पैथी, ओके। नेक्स्ट इज एक थेरेपिस्ट है वर्किंग विद चाइल्ड विद ADHD, गिव्स देम अ स्टार स्टिकर ईच डे दे कंप्लीट अ टास्क विद डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन किए हुए अगर वो कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको एक स्टार देते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 स्टार्स दे कैन एक्सचेंज इट विद फॉर अ टॉय, यानी 5 स्टार्स अगर उसको मिल गए तो वो 5 स्टार टीचर को दे देंगे और उसको जो थेरेपिस्ट है वो उसको एक टॉय देगा। व्हाट साइकोलॉजिस्ट टेक्निक इज यूज्ड, इससे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टोकन इकोनॉमी, ठीक है, दैट इज नॉन एज टोकन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू फ्रिट्ज हेडर बैलेंस थ्योरी, इम्बैलेंस इज फाउंड व्हेन, इम्बैलेंस कब फाउंड होता है? ऑल 3 साइड्स ऑफ POX ट्रायंगल आर नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज 2 साइड्स आर नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव, नहीं ऐसा नहीं होता। 2 साइड्स आर पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव, ये पॉसिबल है। ऑल द 3 साइड्स ऑफ POX ट्रायंगल आर पॉजिटिव, ये नहीं। सो 1 and 3 आर द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। एन एटीट्यूड चेंज व्हेन चेंज इज इन सेम डायरेक्शन एज द एक्सिस्टेंस एटीट्यूड, दिस इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है बेटा, दैट इज नॉन एज कॉन्ग्रुएंसी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन बी। अब हम बात करेंगे बेटा सेक्शन बी की, जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे स्टार्ट करते हैं। हमें डिफरेंस बताना है। देखो मैंने ये आपको पहले भी बोला था कि डिफरेंस के क्वेश्चन जो है वो कहीं ना तो कहीं ज़्यादा चांसेस रखते हैं आने के। IQ जो है वो पक्का श्योर क्वेश्चन था। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हैं वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट सेम क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं जो मैंने आपको बताए थे। सो यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन साइकोमेट्रिक थेरेपी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस थेरेपी ऑफ इंटेलिजेंस। सो साइकोमेट्रिक थेरेपी जो होती है वो बेसिकली स्ट्रक्चर और IQ के को मेजर करने पे मेन फोकस करती है थ्रू IQ के स्कोर एंड IQ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी की, तो वो बेसिकली मेंटल प्रोसेस पे फोकस करती है, ना कि स्ट्रक्चर पे, जिसमें कि आप इंटेलिजेंस बिहेवियर को, जैसे कि अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब की बात आप करते हो। अगर मैं बात करूँ साइकोमेट्रिक थ्योरी की, तो आपकी कितनी इंटेलिजेंस है इसके ऊपर आपको जज किया जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इंफॉर्मेशन प्रोसेस थेरेपी की बेटा, तो ये कैसे वर्क करती है उसके ऊपर मेन फोकस करता है। क्वेश्चन 16 देखिए, अगेन सेम IQ से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, जो बताया गया था वो क्वेश्चन आया है। फाइंड आउट द IQ ऑफ 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद अ मेंटल एज ऑफ 16। सिंपल था, आपको क्या करना था, मेंटल एज लिखनी थी। मेंटल एज कितनी थी, 16। क्रोनिकल एज लिखनी थी, कितनी थी बेटा, 14। उसको मल्टीप्लाई करना था 100 से और आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 140। 16 पे आते हैं हम। 16 का ये आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे। लेट्स यहाँ पे शायद एक ऑप्शन है नहीं, आई विल कवर दैट वन ऑप्शन इन अनदर वीडियो। तो यहाँ पे पूछा है डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, वर्बल जिसमें कि आप लैंग्वेज बाय स्ट्रक्चर यूज करते हो, जिसमें एक इंसान जो है वो मेजर करता है लैंग्वेज रिलेटेड एबिलिटीज को। लेकिन वहीं पे अगर नॉन वर्बल टेस्ट की बात करती हो तो उसमें हम यूज करते हैं सिंबल, पिक्चर्स, ब्लॉक, डिजाइंस, ठीक है। ये बेसिकली एक्शन पे आपको हेल्प करता है, एक्शंस की वजह से क्या करना, मेजर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर एंड इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर आर कंसिडर्ड विद मेडिकल इलनेस येट दे आर डिफरेंट। अब देखो ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, मेडिकल इलनेस में आते हैं, सोमैटिक सिस्टम डिसऑर्डर भी और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी। बट फिर भी हम इसमें क्या डिफरेंस बात करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जो होता है इसमें पर्सन जो है वो डिस्ट्रेस हो जाता है, फिजिकल सिम्टम्स बिकम एक्सेसिव वरीड अबाउट देम, जैसे कि रिपीटेड पेन हो रहा है, थकावट हो रही है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, ठीक है। ये सारे एंजाइटी के प्रॉब्लम्स है तो जो फिजिकली आपको नजर आने लग गए हैं। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स नहीं होते, ये बहुत कम होते हैं, बट पर्सन जो है वो अभी भी बहुत ही प्री ऑक्यूपाइड होता है, मतलब उसको हमेशा डर लगता रहता है, सीरियस इलनेस हो जाती है। जैसे कि एक पर्सन है वो थिंक करता है दे हैव कैंसर डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल रिपोर्ट, मतलब उसको ये लगेगा अगर थोड़ा सा भी कुछ हो रहा है कि मुझे कैंसर तो नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आपको फियर नजर आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। स्पेसिफाई एनी टू प्रोसेस दैट हेल्प इन एल्टीट्यूड फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन हाउ ईच वर्क्स। सो एसोसिएशन जो होता है एटीट्यूड प्रोसेस में बेसिकली 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला है एसोसिएशन, जिसमें आप किसी भी चीज को लिंक करते हो, जैसे कि एक ब्रांड है जिसको आप पसंद कर रहे हो, क्यों, क्योंकि वो उसको जो प्रमोट कौन कर रहा है, आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी कर रहा है, सो दैट इज एसोसिएशन, ठीक है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट क्या होता है, ऐसा एटीट्यूड अगर आपको कभी भी कोई क्या करे, रिवॉर्ड दे, आपको कोई गिफ्ट दे, आपको वेरी गुड बोले, वेल डन बोले, तो आप उसका वो रिवॉर्ड जो है वो आपको कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो और ज्यादा करने पे मजबूर कर देता है। पनिशमेंट उसको डिस्करेज करता है, मतलब उसको कम कराता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी मम्मी टीवी बंद कर दे कि नहीं देखना टीवी, क्यों, तुमने होमवर्क नहीं किया, तो वो आपको क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम आप होमवर्क करके टीवी देखने बैठो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। रिया फील्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इमोशनल अटैचमेंट with a childhood family dance group, but in the school council she follows rule and communication formality। ये बताओ 2 टाइप ऑफ ग्रुप्स जो हैं, each explain each with reference of scenario। तो इसमें क्या है, फैमिली जो डांस ग्रुप है वो बेसिकली प्राइमरी ग्रुप है, क्योंकि वो इंटीमेसी, इमोशनल क्लोजनेस को दिखाता है। वहीं सेकेंडरी ग्रुप जो है वो आपके फॉर्मल रिलेशनशिप्स को बताता है। सो ये था हमारा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम कवर करेंगे सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। आई होप आप लोगों के मैक्सिमम आंसर सही होंगे और आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।